हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पेपर हैकर में। इस पेपर में आज के जो आपका स्पेशल वीडियो रहने वाला है वो बीएससी पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस पेपर में आज हम देखते हैं, अभी आपने पहले भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज का जो आपका पहला पेपर है फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें जो देखते हैं हम सेकंड पेपर दिया हुआ है आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट वालों के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देखेंगे, आप समझते हैं यहाँ से देखिए, देखिए आपके सामने है, टॉपिक है आज का हमारा निम्नलिखित को समझाइए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें चार आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है मेसोमेरिक प्रभाव, दूसरा है भंजन, तीसरा प्रेरक प्रभाव और चौथा है आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका, जो मेसोमेरिक प्रभाव है, मेसोमेरिक प्रभाव को आप देखेंगे। मेसोमेरिक प्रभाव में देखिए, मेसोमेरिक प्रभाव का जो डेफिनेशन है आपके सामने है, इसे देखेंगे। मेसोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के समान है, यानी जैसा कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है सेम वैसे ही मेसोमेरिक प्रभाव ही होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन या आयन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है, किंतु यह अक्रियाकारी अणु में सदैव विद्यमान रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास दिया है, देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है। ये चीज़ नोट करने वाली है, आप इसको नोट करके रखें। देखिए दोबारा से, मेसोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के समान है, सेम एज इफेक्ट इज सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन या आयन पेयर का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है, किंतु यह अक्रियाकारी गुण अणु में सदैव विद्यमान रहता है। एक स्थायी प्रभाव किसी अणु में बहुगुणित यानी मल्टीपल, जैसे मल्टीपल 2 का मल्टीपल 4, 4, 6, 8 ऐसे, तो बहुगुणित यानी मल्टीपल सहसंयोजक बंध की उपस्थिति अथवा किसी एकाकी युग्म यानी सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, ऐसे परमाणु की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि एकल और युग्म बंध के सहसंयोजक कॉन्फ़िगरेशन में स्थित रहता है। एज देखिए, आपका नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, देखिए ये आपके सामने है। देखेंगे यहाँ पे आपको शो अप किया गया है CH3। ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटर्ड में आपका कार्बन है और कार्बन की एक शाखित चेन है जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। इसके बाद में CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH3। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को काउंट करें तो ये भी आपका 3 ही होगा, लेकिन जब हम की चेन स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ देखते हैं कि मैक्सिमम जो यहाँ पे वैलेंसी होती है उससे उससे कम, यानी यहाँ CH3 है तो यहाँ CH2 होगा, आगे O, फिर आपका CH3, यहाँ से देखते हैं CH3, बाद में यहाँ भी अगर काउंट करेंगे तो कार्बन का एक हाइड्रोजन 1 2 3, और ऑक्सीजन के ऊपर जो आवेश आएगा वो ऋणावेश आएगा, और कार्बन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आवेश होता है। ये आपका मेसोमेरिक प्रभाव का एक इम्पोर्टेंट रूल्स है। उसके बाद में देखते हैं आपका H2N सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और उसके बाद में H2N। अब यहाँ पे देखिए शो ऑफ कर रहा है कि जो इस पे आवेश आया है वो पॉजिटिव आवेश है, और यहाँ से जब इसके बाद में जब CH है ये भी विदाउट पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश के होगा, और सबसे लास्ट में जो ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर जो चार्जेस होगा वो नेगेटिव चार्जेस होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई आवेश एक चेन में डिवाइड होता है, चेन के रूप में उसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले मैक्सिमम बैलेंसी, उसके बाद में मिनिमम बैलेंसी को बीच में, और जितनी शुरू में होती है उतनी ही बैलेंसी को हम लास्ट में शो अप करते हैं।
शुक्र है। थोड़ा होगा तभी दिक्कत रहेगा, थोड़ा छोटा करके फिर ऊपर नीचे कर दिया करो, ठीक है, वैसे चलता रहेगा। थोड़ा जैसे बड़ा होता है हाँ तो हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता अच्छा है, अच्छा, कभी मतलब थोड़ा शॉर्ट करके हाँ फिर चल जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं। कहाँ थे आप? फर्स्ट चल रहा था मैसोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया, यहाँ ये हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किसी परमाणु या समूह से दूर होता है तब इसे, देखिए यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किसी परमाणु या समूह से दूर होता है तो इसे m प्लस प्रभाव, और जब किसी समूह या परमाणु की ओर होता है तब इसे माइनस m प्रभाव कहते हैं। देखिए जो ऊपर दिए गए उदाहरण हैं अमीन समूह के हैं, m प्लस प्रभाव डालता है। देखिए यहाँ पे मैथिल वाइनिल ईथर दिया गया है, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये m प्लस प्रभाव है, और यहाँ पे देखिए m माइनस प्रभाव यहाँ से आपको शो हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा, जो समूह किसी परमाणु से दूर होता है तब आपका m प्लस प्रभाव होता है, और जब किसी समूह या परमाणु की ओर होता है तब आपका m माइनस प्रभाव होता है। तो जो आपका दिया हुआ है मैथिल वाइनिल ईथर दिया है, इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब जो दूसरा आपका टॉपिक आता है आपका भंजन। भंजन की जो क्रिया दी हुई है, भंजन की क्रिया को आप समझेंगे। देखिए, और सारे बच्चे देखें कि जो ये नोट्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में दिया गया है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नोट्स लेना चाहें, इंग्लिश में दोनों ही तरह के नोट्स दोनों मीडियम्स के दिए गए हैं, इंग्लिश का चाहे हिंदी का, जो मीडियम आपको सूटेबल लगे उस मीडियम के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में अभी बता रहे हैं, आपको आगे इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम के लें या फिर हिंदी मीडियम के, दोनों ही तरह के PDFs हमारे चैनल पर लोड किए गए हैं। दूसरा आता है भंजन। अब इसको समझते हैं। देखिए भंजन उच्च हाइड्रोकार्बन का उच्च ताप, यानी उच्च हाइड्रोकार्बन का उच्च ताप पर छोटे हाइड्रोकार्बन में विघटन भंजन कहलाता है। ठीक है, दोबारा फिर समझेंगे कि उच्च हाइड्रोकार्बन का उच्च ताप छोटे हाइड्रोकार्बन विघटन भंजन कहलाता है। इसमें कई प्रकार की क्रियाएं जैसे कार्बोनाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, चेन फिशन इत्यादि होता है। तो इसमें कई तरह की क्रियाएं दिखाई जाती हैं, जैसा आपको कार्बोनाइजेशन दिखाया जाएगा, आपको डिहाइड्रोजनेशन दिखाया जाएगा, या फिर चैन फिजन इत्यादि होती हैं। चैन फिजन यानी चैन को तो अच्छे तरह से जानते हैं, चैन फिजन का मतलब होता है किसी चैन का टूटना, यानी उसको 2 या 3 या उससे अधिक पार्ट्स में उसे डिवाइड करना। अब यहाँ पे देखते हैं, जो पहला एग्जांपल्स आपके सामने दिया गया है CH4। CH4 जब इसे आप हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये डिवाइड होता है। देखिए किसमें, इसके देखिए CH4 है, यहाँ पे CH4 है, ये डिवाइड हो जाता है जब इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो कार्बन अलग हो जाता है और ट्वाइस H2 अलग हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन बैलेंसी सबका बराबर है, कार्बन का भी बराबर है, हाइड्रोजन का भी बराबर है। कार्बन आपका 1 था, हाइड्रोजन 4 था, सेम एज है। आपको कार्बोनाइजेशन की ये एग्जांपल्स पूरी होती है, क्योंकि दिया गया था ना कि जो आपकी क्रियाएं होती हैं, कार्बोनाइजेशन भी होता है, डिहाइड्रोजनाइजेशन भी होता है, चेन फिजन भी होता है। तो कार्बोनाइजेशन यानी कार्बोनाइजेशन का मतलब किसी भी कंपाउंड से कार्बन का अलग होना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप समझते हैं। देखिए डिहाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल्स आप समझेंगे। देखिए दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से मॉइस्चर का सूखना, उससे नमी का दूर होना। डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया में देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाद में आपकी जो गैस बचती है हाइड्रोजन, ये एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो डिहाइड्रेशन की क्रिया यहाँ से पूर्ण होती है। आपका जो थर्ड पॉइंट होता है
उसे देखेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका चैन फिजन। तो चैन फिजन किस तरीके से होता है, चैन फिजन की आप प्रोसेस समझेंगे। देखिए चैन फिजन में दिया है C16H34, C16H34 और इसको 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर देने पर जब इसे आप हीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक चैन, अभी मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, ठीक है, एक क्रियात्मक समूह है। जब किसी भी चीज़ को आप जब हीट टेम्परेट करेंगे तो वो क्या होगा, अपने अपने उत्पाद को लेकर अपने अपने अलग अलग हो जाएगा, यानी एक ग्रुप बना लेगा। जैसे C8H8 यहाँ भी बन जाएगा आपका C8H8। इसके बाद में यहीं से एक दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट होगी जो C6H14 प्लस C6H20 जो चैन फिजन फार्मूला को, आपके चैन फिजन प्रोसेस को पूरा करती है। इसको आप अगर कहना चाहेंगे तो एन हेक्सेन डीवेन के नाम से इसको जान सकते हैं। ये रिएक्शन आपकी चैन फिजन रिएक्शन कहलाएगी। देखिए आपको बाद में देता है कि भंजन में दो प्रकार के बंध होते हैं। भंजन में दो प्रकार के बंध C सिंगल बॉन्ड H तथा दूसरे C सिंगल बॉन्ड C बंध होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो C सिंगल बॉन्ड H बंध है, टूटने में क्रोमियम मॉलिब्डेनम के जो ऑक्साइड होते हैं उनके उत्प्रेरक का कार्य करता है। भंजन दो प्रकार से किया जाता है। अब भंजन कितने प्रकार से होता है, देखिए दो प्रकार से होता है। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है द्रव अवस्था और दूसरी होती है वाष्प अवस्था। ओके, तो द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था को आप अच्छे से समझते हैं। द्रव अवस्था यानी किसी पदार्थ की लिक्विड स्टेट और दूसरी होती है वाष्प अवस्था यानी गैसियस स्टेट जिसको बोलते हैं। तो भंजन की क्रिया उचित दाब तथा उचित ताप उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है। इसका उपयोग पेट्रोल, तेल, गैस इत्यादि में किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं, जो भंजन की क्रिया होती है उचित टेम्परेचर पर होती है और इसका जो प्रयोग होता है वो पेट्रोल या तेल या गैस के रूप में किया जाता है। जैसे आपके सामने दिया है प्रेरक प्रभाव। अब ये नंबर थर्ड आता है आपका प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव इसे समझेंगे। प्रेरक यानी इसको इंग्लिश में कैटालिटिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसको समझेंगे प्रेरक प्रभाव। ठीक है, देखते हैं प्रेरक प्रभाव क्या होता है। जब सहसंयोजक बंध दो विभिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य होता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण वैद्युत परमाणुओं की ओर आकर्षित हो जाता है तथा उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसके विपरीत वैद्युत जो कम वैद्युत ऋणी परमाणु होते हैं उन पर आंशिक विपरीत आवेश धनावेश आ जाता है। देखिए दो तरह से इसमें आवेश आता है। फिर से देख लीजिए एक बार, जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो दो विभिन्न वैद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य होता है तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है आंशिक ऋण विद्युत परमाणुओं की ओर आकर्षित होता है। क्लियर है। उसके बाद उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसके विपरीत कम वैद्युत ऋणात्मक परमाणु पर उतना ही आंशिक विपरीत आवेश धनावेश आ जाता है। देखिए बराबर का दोनों में आवेश आएगा, जितना ऋणावेश आएगा उतना ही धनावेश होगा। अतः सह आवंदित इलेक्ट्रॉन के अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की ओर विस्थापन के फलस्वरूप अथवा उत्पन्न ध्रुवता को प्रेरक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए लिखा है, यानी एक डेफिनेशन है आपका एट लास्ट, अतः सह आवंधित इलेक्ट्रॉनों के अधिक वैद्युत ऋणी परमाणुओं की ओर विस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न ध्रुवता यानी जो पोलराइजेशन होता है, पोल होते हैं आपके, जो ध्रुवता होती है उसे प्रेरक प्रभाव कहते हैं। यह एक स्थायी प्रभाव है तथा द्विध्रुव अणु में सदैव उपस्थित रहता है। इसे तो जानते हैं कि जो प्रभाव है आपका ये एक स्थायी प्रभाव है तथा द्विध्रुव जो आवेश होते हैं सदैव इसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब आपका आगे देखते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है निम्नलिखित कार्बन परमाणुओं से
जो इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होगा वो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जिसमें एक सिरे के कार्बन परमाणु C1 से क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है। देखिए यहाँ से समझ सकते हैं कि C1 से क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है, यहाँ से समझेंगे। देखिए जो कार्बन परमाणु होता है वो क्लोरीन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है चेन C3, C2, C1 और Cl। देखिए यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कार्बन परमाणु जो होता है वो C1 किससे जुड़ा होता है, क्लोरीन परमाणु से। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो C1 है वो किससे जुड़ा है, क्लोरीन परमाणु से। क्लियर है। आगे देखते हैं। इसमें क्लोरीन परमाणु कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा अधिक वैद्युतऋणी होने के कारण C1 पर C1 व Cl सहबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर आकर्षित हो जाता है और परिणामतः क्लोरीन आंशिक रूप से ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, जो क्लोरीन है वो आंशिक रूप से ऋणावेश हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए दोबारा से C1 व Cl। ओके, एक बार यहाँ देखते हैं। देखिए C1 व Cl सहबंध का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर आकर्षित होता है। अब देखिए क्लोरीन की ओर आकर्षित कैसे होगा, देखिए यहाँ से देखिए आप C1 है जो आबंध है ये किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, Cl की ओर। तो जब Cl की ओर आकर्षित होगा तो जो क्लोरीन होगा वो आंशिक रूप से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर है, आपको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और जब C1 आंशिक धनावेशित होने के कारण C1 व C2 के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी कंडीशन यहाँ भी क्रिएट होती है कि जो C1 आंशिक धनावेश होता है उसके कारण C1 व C2 के मध्य साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके फलस्वरूप जब C2 पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है परंतु यह C1 के आवेश के कम हो जाता है। इस प्रकार यह प्रभाव आगे की ओर संचालित हो जाता है। जैसे स्रोत दिया हुआ है आपका Cl यानी क्लोरीन दिया हुआ है। अब क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है। जैसे जैसे क्लोरीन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है। प्रेरक प्रभाव को एक छोटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो प्रेरक प्रभाव होता है उसको कैसे आप शो करते हैं, एक छोटी सी रेखा से। प्रेरक प्रभाव यानी तीर की दिशा कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर इंगित होती है। इसको संक्षिप्त में आई प्रतीत से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए C3, ठीक, C3। अब ये जो इसका प्रेरक प्रभाव है उसे आप छोटी सी लाइन से आप शो अप करेंगे, C3, C2, C1 और Cl। देखिए यहाँ से एक कोई क्रम बनता है जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए C3 पर धनावेश, उससे कम C2 पर, उससे कम C1 पर, यानी तीनों पर है कैसा, पॉजिटिव आवेश है। लेकिन जो आपका Cl है उस पर कैसा है, निगेटिव आवेश है। तो एक ये आरोही और आरोही क्रम को शो करता है। आगे देखते हैं। प्रेरक प्रभाव नापने के लिए हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए समझिए, प्रेरक प्रभाव नापने के लिए हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाले परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव। ठीक है, समझ रहे हैं कौन सा, आई प्रभाव प्रमाण या ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव वाले समूह कहते हैं। और हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाले जो परमाणु होते हैं उनके समूहों को I+ प्रभाव यानी धनात्मक प्रभाव वाले समूह कहते हैं। जैसे आपके सामने देखो दिया हुआ है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे I प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षणीय समूह होते हैं जो अपनी ओर सारे इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षण कर, जैसे NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए जो नेगेटिविटी है इस पर वो 2 दी है, या इसको हम आप यहाँ से
एक बॉन्ड के रूप में समझ सकते हैं। उसके आगे CN है, साइनाइड है, COOH है, Cl है, Br है, आयोडाइड है, C6H5 है। ये सारे जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ये किस में आएंगे, I प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके बाद आप देखते हैं दूसरा है I प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षणीय समूह। जैसे अब दूसरे में देखते हैं आपका इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। आपने पढ़ा था अभी, इससे पहले पढ़ा आपने। अब जो लास्ट का चौथा पॉइंट है वो आपका है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। इसको आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। अब देखिए इसका चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। इसे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव यह एक अस्थायी प्रभाव है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है उन अणुओं में से जिनमें से एक से अधिक बंध होते हैं, यानी जब इनका आपस में अस्थायी प्रभाव होगा और जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा वो एक से ज़्यादा बार होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो एक से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे जैसे आप समझ सकते हैं इसको, जैसे C दिया हुआ है, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विस्थापन अणुओं में से होता जाएगा जिनमें से एक से अधिक बंध होते हैं। एक से ज़्यादा बंध है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की बॉन्ड की जो अधिकता है वो बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे बॉन्ड अधिकता बढ़ती जाएगी, एक से अधिक बंध बढ़ते जाएंगे, तो इनमें एक आरोही क्रम को, यानी यहाँ से हम एक आरोही क्रम समझ सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इससे आगे आपके और भी बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। देखिए इस प्रभाव में जो साझे वाला इलेक्ट्रॉन का युगल पूर्ण रूप से किसी एक ही अणु पर चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो युगल में से किसी एक अणु पर चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ से आप समझिए कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक, यानी युगल के किसी एक अणु पर ही चला जाएगा, यानी जो उसका पेयर होगा वो एक अणु पर चला जाएगा। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म आपको दिख रहा है इस C, और यहाँ पे देखिए माइनस, तो C पे पॉजिटिव आवेश आ गया है और O पर कैसा है, नेगेटिव आवेश है। तो जहाँ पे युगल जो आवेश होते हैं वो किसी एक अणु पर दोनों ही एक साथ जाते हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उसे आप देखेंगे। विशेषताएं होती हैं, ये एक कैसा है, अस्थायी प्रभाव है, यानी ये स्थायी नहीं है, अस्थायी प्रभाव है, यानी क्रिया शुरू होने पर ही अस्तित्व में आ जाता है। जैसे ही क्रिया शुरू होगी वैसे ही अपने अस्तित्व में वापस आ जाएगा और क्रिया समाप्त होने पर यह समाप्त हो जाता है। इसे आप देखिए इस एरो से शो कर सकते हैं। इस तरह के आप देखिए ये एरो दिया हुआ है, देखिए इसे आप उल्टे एरो से शो कर सकते हैं। क्रिया का जो आना और जाना, यानी वापस आना और फिर उसी स्टेज में पहुंचना, ये शो करता है कि आप ये आता है और फिर अपनी पुनः उसी स्टेज में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि इस क्रिया में पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र उस दिशा में होता है, यानी दो तरह के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से आपका, जो एक सिग्मा और दूसरा पाई। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उस दिशा में होता है जिससे क्रिया की गति में सहायता मिलती है। यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र उस तरफ होगा जिस तरफ क्रिया में इसे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। यानी हेल्प मिलने का मतलब, अब देखिए आप भी
समझ सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं इनका जो ट्रांसफ़र होता है, इनका जो गमन होता है वो किधर होता है, उसी दिशा में होगा जिस दिशा में इनकी गति में सहायता मिले, यानी इनकी गति में बढ़ावा हो सके, उधर ही ये आपका गति करते हैं। उसके बाद होता है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के अब देखिए जो प्रकार होते हैं हर सबके अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, इसके प्रकार देखिए अलग अलग आपको दिए गए हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के प्रकार आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के प्रकार जो दिए गए हैं, यहाँ पे जो I प्लस प्रभाव दिया गया है इसे समझ सकते हैं। I प्लस प्रभाव जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उस अणु पर होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है उस अणु पर होता है जिस पर रिजेंट आकर जुड़ता है। क्लियर है? याद रखेंगे कि जब पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो उस अणु पर होगा जिस पर रिजेंट आकर जुड़ जाता है। रिजेंट आएगा और उस पर जुड़ेगा, उसे ही आप ई प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए एक रिजेंट और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, जो उत्पाद होते हैं और अभिकर्मक। अभिकर्मक यानी ये आपका रिजेंट है, एक अभिकर्मक है। ओके, अब ये किस पर जुड़ेगा? उसी अणु पर जुड़ेगा जिस पर इसका ई प्रभाव यानी शो होगा। जैसे आपका ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उस अणु पर होता है जिस पर रिजेंट आकर जुड़ता है। तो यहाँ से देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ पे ये और सी के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड देखिए इस तरह से शाखित रूप में दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया है। ओके, अब ये हाइड्रोजन क्या है? एक रिजेंट है, अभिकर्मक है जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेगा। दूसरा इसी क्रिया को समझ सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की अगर काउंटिंग करें तो शाखित रूप में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4, और एक ऊपर नीचे आपका शाखित रूप में डाउन पोजीशन में जुड़ा हुआ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो रिजेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उस अणु पर होगा जिससे रिजेंट आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे दूसरा ई प्रभाव। अब आई प्रभाव आपने पढ़ा, ई प्रभाव देखते हैं। ई प्रभाव क्या होता है? देखेंगे ई प्रभाव जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस अणु पर होता है। देखिए इसका उल्टा होगा आई प्रभाव से ई प्रभाव से, आई प्रभाव उल्टा, यानी जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस अणु पर होता है जिस पर रिजेंट आकर नहीं जुड़ता है। और आई प्रभाव में क्या था कि आई प्रभाव का जो इलेक्ट्रॉन था उस अणु पर जुड़ता था जिस पर रिजेंट आकर जुड़ता था। और ई प्रभाव है यानी सेम इसका अपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस अणु पर होता है जिस पर रिजेंट आकर नहीं जुड़ता है। देखिए क्लियर है? आपका यहाँ डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जो रिजेंट आकर नहीं जुड़ता हो तो उसे ई प्रभाव कहेंगे। देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, अब ये रिजेंट दिया हुआ है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा, यहाँ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ जुड़ ही नहीं रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है। देखिए, और पहले वाले प्रभाव में क्या था? एरो इस तरह से लगा था, इसमें कैसे लगा है? उल्टा लगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजेंट पर आकर नहीं जुड़ रहा। यहाँ देखिए सी और ये CN साइनाइड ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है? सी पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो रिजेंट है वो इस पर जुड़ ही नहीं रहा है। नहीं जुड़ने की कंडीशन में ये प्रभाव आपको, यानी दोनों आई प्रभाव और ई प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स को, एक ई प्रभाव और आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन को आप डेफिनेशन के तरह से समझ सकते हैं। ये आई प्रभाव होता है उस इलेक्ट्रॉन की तरफ स्थानांतरण करता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर, जिस पर रिजेंट आकर जुड़ता हो। और ई प्रभाव है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस तरफ होता है जिस तरफ रिजेंट नहीं जुड़ता है। तो दोनों एक याद कर लो, दोनों ही आपकी याद हो जाएंगी, दोनों ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से देखिए आपको, अब ये आपका इंग्लिश मीडियम में नोट्स आ गया है। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम से समझ सकता है, इनके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को जैसे भी, आप लोगों को स्टूडेंट्स को जैसे भी अच्छा लगे, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे भी एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग ऑफ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट दिया हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट है वही आपका
फोर्थ पॉइंट है मेसोमेरिक इफेक्ट है, बी है आपका क्रैकिंग है, तीसरा है इंडक्टिंग इफेक्ट है और चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए आप इंग्लिश में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में चाहिए हिंदी में कर लें, जैसे भी आपको सुविधा हो।